हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल का स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स, थ्योरी, डिस्कवरी, इन सबको हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेकंड वीडियो हमारा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो हम समझते हैं सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल सेल का ग्रो करना, डीएनए रेप्लिकेशन करना यानी डीएनए की कॉपी बनना और डिवीजन के लिए तैयारी करना, ये सारी प्रोसेस सेल साइकिल के अंदर आती है। और सेल डिवीजन होता है सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड होना। सेल का दो डॉटर सेल में डिवाइड होना सेल डिवीजन होता है। हम कह सकते हैं कि सेल साइकिल का एक छोटा सा पार्ट होता है सेल डिवीजन। यानी एक सेल साइकिल जो होता है एक पूरा जिला होता है। और समझने के लिए हम समझते हैं कि एक सेल साइकिल जो होता है वो एक पूरा जिला होता है और सेल डिवीजन एक गांव की तरह होता है। जैसे एक जिले में 24-2500 गांव होते हैं, एक गांव का जो रोल होता है एक जिले में, वैसे ही सेल साइकिल में रोल होता है सेल डिवीजन का। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले सेल साइकिल। द प्रोसेस बाय विच अ सेल ग्रो एंड डिवाइड इनटू टू सेल, यानी सेल साइकिल एक सेल का पूरा लाइफ साइकिल होता है जिसमें वो ग्रो करता है और डिवाइड होकर के दो नए सेल बनाता है। ग्रो प्लस डिवीजन, ग्रो ग्रो प्लस डिवीजन, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन करना, ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन करना, ऑर्गेनल बना लेता है, अपना शेप बना लेता है और एक वक्त आता है कि वो सेल डिवीजन में जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इन सारे प्रोसेस को कहते हैं सेल साइकिल। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है सेल साइकिल जो प्रोसेस है ये सभी जीवित जीव में होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं दुनिया में, चाहे वो पेड़ हो, प्लांट हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। सर्किल के थ्रू समझते हैं। इसके जो है दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है इंटरफेज। इंटरफेज होता है यहाँ पे ये जो होता है ये पूरा होता है इंटरफेज, और दूसरा होता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज यहां से लेकर के यहाँ होता है, ये होता है माइटोटिक फेज। ये लेकिन ये पूरा मिला ले तो होगा सेल साइकिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेज। इंटरफेज जो है सेल साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें सेल 95% अप्रॉक्स 95% टाइम स्पेंड करता है। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। इंटरफेज में जो है सेल कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये ग्रोथ करता है, ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन करता है और सेल डिवीजन के लिए क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। इसी को रेस्टिंग फेज कहते हैं। जो इंटरफेज है इसी को रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इसको मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है G1 फेज, दूसरा है यस फेज और तीसरा है G2 फेज। यानी गैप 1 फेज, सिंथेटिक फेज एंड G2 फेज। तो हम सबसे पहले देखते हैं हम क्या, गैप 1 फेज यानी G1 फेज। गैप 1 फेज जो होता है गैप 1 फेज जो होता है गैप 1 फेज जो होता है ये माइटोटिक फेज। क्या होता है, माइटोटिक फेज। सेल डिवीजन के बाद जो माइटोटिक फेज होता है, माइटोटिक फेज एंड सिंथेटिक फेज के बीच का गैप है। माइटोटिक फेज और सिंथेटिक फेज के बीच में पाया जाता है कौन सा, G1 फेज पाया जाता है। ये इंटरफेज का सबसे पहला स्टेज होता है। ये जो G1 फेज है ये क्या है, इंटरफेज का सबसे पहला स्टेज होता है। इसका जो होता है नॉर्मल फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म करना, सेल का क्या करना, ग्रो करना, ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन करना, आरएनए बनाना और प्रोटीन बनाना। क्या होता है, ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी भी, एटीपी क्या होता है, एटीपी यही बनता है। एटीपी रेप्लिकेट करता है कौन सा फेज, G1 फेज। क्यों करता है, क्योंकि एटीपी करेंसी ऑफ द सेल होता है। यानी एनर्जी जो लगेगी कोशिका विभाजन में, ग्रोथ करने में, वो सब एनर्जी कहां से मिलती है, एटीपी से। एटीपी क्या है, करेंसी ऑफ द सेल है। एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये डिसाइड करता है कौन सा सेल सेल डिवीजन में आगे जाएगा, कौन सा सेल सिंथेटिक फेज में जाएगा और कौन सा सेल डिवाइड नहीं होगा। यानी इसे हम कह सकते हैं चेक पॉइंट। ये फर्स्ट चेक पॉइंट होता है। ये डिसाइड करता है कि कोशिका आगे जाएगा या यहीं रुक जाएगा। अगर कोशिका में कोई एरर होता है तो ये क्या कर लेता है, कोशिका को रिजेक्ट कर देता है और यहीं से वापस कर देता है। और जो कोशिका
एरर पाया जाता है वो कहां जाता है, जी नॉट फेज में, क्विसेंट फेज में। कहा जाता है, जी नॉट फेज यानी क्विसेंट फेज में जाता है। और ये जो होता है इसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं, जहां सेल टेम्परेरी या परमानेंट जा करके रुक जाता है। डिवीजन जो होता है सेल का वो परमानेंटली या टेम्परेरी बंद हो जाता है, कहां पे जाकर के, जी नॉट यानी क्वेश्चन फेज में। हम सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे अगर मान लो कि जीवन फेज, जीएस फेज और जी2 फेज पूरे साल की पढ़ाई है, हम पूरे साल क्लास करते हैं, तो समझ लो कि जीवन फेज, यस फेज और जी2 फेज होता है। और एग्जाम का दिन, जिस दिन एग्जाम स्टार्ट होता है और जो एग्जाम दे करके कंप्लीट करते हैं, तो वो हो जाता है सेल डिवीजन फेज, सेल डिवीजन फेज। और जी नॉट फेज होता है गैप। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 12th कर चुके हैं, 12th के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट करते हैं 1 साल 2 साल के लिए, वो तैयारी करते हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम का। तो वैसे ही जब एरर पाया जाता है कोई सेल, जब एरर पाया जाता है कोई सेल, तो वो जी नॉट यानी क्वेश्चन सेल में, क्वेश्चन स्टेज में चला जाता है और वो फिर से बनता है और बन करके फिर रिटर्न आ जाता है सेल डिवीजन में। लेकिन अगर डैमेज ज्यादा हो, अगर 12th के बाद कोई पढ़ाई छोड़ दे, तो उसका वो स्टॉप कर लेता है अपनी पढ़ाई, यानी आगे नहीं पढ़ता है और पूरी लाइफ वो सिर्फ 12th पास होता है। वैसे ही अगर सेल में ज्यादा एरर है, सेल प्रिपेयर नहीं हो पाता है, तो वो यहां जाकर के क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है अपने आप को, क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, यानी परमानेंट स्टॉप हो जाता है। हम देखते हैं जो सेल यहाँ परमानेंट स्टॉप होता है, यानी कुछ होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी होने के बाद वो रिपेयर होते हैं, रिपेयर होने के बाद वो फिर से सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में भाग लेने लगते हैं। लेकिन जो परमानेंट क्या होते हैं, परमानेंटली रुक जाते हैं, यानी ज्यादा डैमेज होता है उनमें, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस को, सेल का अपने आप को खत्म करने की, अपने आप को मारने की प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं। ये एपोप्टोसिस जो होता है वो ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का। ये प्रोसेस हमारी बॉडी को सुरक्षित रखता है डैमेज और डिजीज, डिजीज से। क्या करता है, डैमेज और डिजीज से क्या करता है, सेल हमारी बॉडी को बचाता है। यानी जो सेल बहुत ज्यादा बीमार है या बहुत ज्यादा डैमेज है, वो क्विसेंट फेज में जाता है। और यहाँ अगर वो रिपेयर किया जाता है, अगर नहीं बन पाता है, रिपेयर नहीं हो पाता है, तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस से हमारी बॉडी को बहुत बेनिफिट मिलता है। एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को डैमेज सेल से बचाता है। समझ में आ गया। तो अब हम जीवन फेज के बाद अब यस फेज में आते हैं, जिसे सिंथेटिक फेज कहते हैं। सिंथेटिक फेज वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। यानी डीएनए 2 रहता है तो 4 बन जाता है, ठीक है। इसमें डीएनए कितना होता है, क्रोमोसोम 2 होता है, लेकिन डीएनए 2 होता है। क्रोमोसोम और डीएनए, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए और क्रोमोसोम दोनों 2 होते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 भी होते हैं, लेकिन डीएनए कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी कॉपी बना लेता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर हम मार्कशीट होता है, आधार कार्ड होता है, यानी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसका एक फोटो कॉपी बना करके, एक फोटो कॉपी करवा करके रख लेते हैं, वैसे ही जेनेटिक मटेरियल सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो दोनों डॉटर सेल में बराबर जाना है। तो ये क्या करता है, सिंथेटिक फेज उसको रेप्लिकेट कर लेता है। क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है, सिर्फ डीएनए का नंबर बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं जी2 फेज। जी2 फेज जो होता है ये सिंथेटिक फेज के बाद और माइटोटिक फेज यानी सेल डिवीजन वाले फेज के पहले पाया जाता है। यानी माइटोटिक फेज और सिंथेटिक फेज के बीच में क्या था, जीवन फेज, जीवन गैर फेज किसके बीच में था, माइटोटिक फेज और सिंथेटिक फेज। और जी2 किसके बीच में है, सिंथेटिक फेज और माइटोटिक फेज के बीच में पाया जाता है गैप 2 फेज। तो हम गैप 2 को समझते हैं, ये डीएनए कॉपी होने के बाद सिंथेटिक फेज डीएनए कॉपी कर देता है, इसके बाद डायरेक्टली सेल डिवीजन के लिए नहीं जाता है सेल। वो क्या करता है, एक लास्ट टिक पॉइंट होता है। क्या होता है, लास्ट टिक पॉइंट होता है। क्या होता है, लास्ट टिक पॉइंट होता है, जो इंटरफेज का लास्ट फेज भी होता है, इंटरफेज का लास्ट स्टेज भी होता है,
और लास्ट चेक पॉइंट भी हो जाता है। ये सेल को क्या करता है, थोड़ा और ग्रो करता है और अच्छे से चेक करता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, ऑर्गेनल जो बने हैं, सेल का शेप और उसमें प्रोटीन जितने बने हैं वो सब सही है कि नहीं, ये एक बार और चेक करता है। यानी लास्ट चेक पॉइंट हम कह सकते हैं। अगर डीएनए एरर पाया गया इसमें, अगर डीएनए एरर पाया गया तो सेल आगे नहीं बढ़ेगा, वो फिर चला जाएगा क्वेश्चन फेज में। क्या होगा, क्वेश्चन फेज में। और अगर सेल का ग्रोथ पूरी तरीके से इक्वल है, अच्छा है, कोई एरर नहीं है, तो वो फिर जाएगा किसमें, माइटोटिक फेज में, सेल डिवीजन वाले पार्ट में, माइटोटिक फेज में। किसमें जाएगा, माइटोटिक फेज में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन यानी माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को हम ऐसे नॉर्मल समझ लेते हैं, जो माइटोटिक फेज है, माइटोटिक फेज यहां से यहां तक आता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। देखो इंटरफेज में जो था वो तीन पार्ट थे, G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। लेकिन माइटोटिक फेज, इंटरफेज में कितने थे, G1, यस और G2। लेकिन माइटोटिक फेज में दो दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो यहां से लेकर के यहां तक होता है। कैरियोकाइनेसिस यहां से यहां तक होता है। इसमें चार स्टेप होते हैं, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड प्रोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का विभाजन। क्या होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन। तो अब हम देखते हैं माइटोटिक फेज। अब हम क्या देखते हैं, माइटोटिक फेज। तो हम स्टार्ट करते हैं माइटोटिक फेज। हम सेल साइकिल का सबसे लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, सब हम इसको देखते हैं। ये सेल साइकिल का लास्ट फेज होता है। इसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनता है और इसके दो पार्ट होते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक होता है कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और एक होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं कैरियोकाइनेसिस यानी माइटोसिस। इसमें स्टॉप सेल ग्रोथ होता है यानी सेल की वृद्धि बंद हो जाती है और उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है। तो हम सबसे पहले इसमें ये जो होता है कैरियोकाइनेसिस यानी माइटोसिस, ये चार पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है प्रोफेज, सेकंड होता है मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये चार फेज में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट प्रोफेज। प्रोफेज को हम दो पार्ट में समझने के लिए डिवाइड कर देते हैं। एक होता है अर्ली प्रोफेज, एक होता है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखने लगता है। क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू अपीयर यानी क्रोमोसोम दिखने लगता है। और क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर यानी गायब होने लगता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोलस है ये गायब होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है और सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो जाता है। सेंट्रोमियर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद अर्ली प्रोफेज के बाद लेट प्रोफेज आता है। लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में होता है सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, लेट प्रोफेज में सेंट्रोसोम क्या होता है, अपोजिट पोल में जाने लगता है, अपोजिट पोल की तरफ आने लगता है। यानी एक सेंट्रोसोम इधर आ जाता है, एक सेंट्रोसोम इधर, अपोजिट पोल में जाने लगता है और स्पिंडल फाइबर बन जाता है। ये जो धागे में दिखाई दे रहा है ये होता है स्पिंडल फाइबर। क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बन जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या होता है, टूट जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है यानी टूट टूट जाता है। अब उसके बाद प्रोफेज के बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद किस पे आते हैं, मेटाफेज। ये क्या, ये कौन सा फेज होता है, ये सेकंड स्टेप होता है माइटोसिस का। क्या होता है, सेकंड फेज होता है माइटोसिस का। क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है सेल के सेंटर में लाइन बना लेता है। क्रोमोसोम जो होता है सेल के सेंटर में लाइन बना लेता है। इस लाइन को इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट कहते हैं, या मेटाफेज प्लेट कहते हैं, या इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर जो धागे में दिखाई देता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के किसके, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर, ये जो बीच में होते हैं सेंट्रोमियर होते हैं। सेंट्रोमियर से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स
दोनों साइड से पुल करने लगता है। ये जो स्पिंडल फाइबर की जो धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये अपनी अपनी तरफ दोनों क्या करते हैं, सेंट्रोसोम अपनी तरफ खींचने लगते हैं। किससे अटैच होता है, ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होता है, और स्पिंडल फाइबर्स क्या करता है, अपनी अपनी तरफ खींचने लगता है, पुल करने लगता है। अब इसके बाद हम किस पे आते हैं, एनाफेज पे। किस फेज पे, एनाफेज पे। तो अब हम देखते हैं तीसरा फेज, एनाफेज। यानी तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है, एनाफेज। कैरियोकाइनेसिस का तीसरा पार्ट क्या है, एनाफेज। एनाफेज के बारे में देखते हैं। ये एनाफेज जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट फेज होता है। क्या होता है, सबसे छोटा फेज होता है। सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम टूट जाता है। क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है वो टूट जाता है। सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, टूट जाता है। और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, ये जो है ये जो एक एक दिख रहे हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स इन्हें कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, और दोनों क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ खींच लिए जाते हैं। किसके द्वारा खींचे जाते हैं, दोनों जो दोनों जो दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अपोजिट पोल की तरफ खींच लिए जाते हैं। किसकी हेल्प से, स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, ये जो धागे में दिखाई देता है ये इसकी हेल्प से, यानी स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से दोनों अपोजिट पोल में खींच लिए जाते हैं। अब उसके बाद लास्ट और फोर्थ फेज होता है टीलोफेज। क्या होता है, टीलोफेज। टीलोफेज में जब दोनों क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होता है, जब दोनों सेंट्रोसोम अपनी तरफ स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्रोमेटिड्स को किसको क्रोमेटिड्स को खींच लेते हैं, तो बीच में कोशिका के क्या हो जाता है, कर्व बन जाता है। क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, इस फेज में जब कम बन जाता है और दोनों क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल में शिफ्ट हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। देखिए दोनों अपोजिट पोल पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, वापस से बन जाता है, और न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है। क्या हो जाता है, टीलोफेज में न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। क्रोमोसोम दोबारा लॉक हो जाता है, यानी डिसअपियर हो जाता है। क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और क्रोमेटिड्स फाइबर बन जाते हैं। क्या बन जाता है, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है क्या है, क्रोमेटिड्स फाइबर बन जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, जैसे यहाँ जो स्पिंडल फाइबर ये दिखाई दे रहा है धागेनुमा, ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद हम एम फेज के दूसरे यानी बी पार्ट पे जाते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल के बीच में जो क्लीवेज बनता है, सेल के बीच में जो क्लीवेज बनता है, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। और फिर ये एक डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल, ये दोनों डॉटर सेल फिर से किस में जाते हैं, इंटरफेज में जाते हैं, और वहां से गैप 1 यस फेज और गैप 2 फेज में फिर से रिपीट करने लगते हैं। यही प्रोसेस पूरा चलते चलते करोड़ों और अरबों क्या होती है, कोशिकाएं हमारी बॉडी में बनती रहती हैं और वो जाती रहती है। कोशिका इतनी छोटी होती है कि जब हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज वहां एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन। और वो इतनी तेज हवा चलती है कि हमारी बॉडी में हमारी स्किन से चिपकी हुई जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वो ही जल जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारी कोशिकाएं कितनी छोटी होती हैं। इतनी कोशिकाएं हमारी बॉडी में होती हैं, 370 मिलियन, यानी 370 मिलियन के तकरीबन कोशिकाएं होती हैं। और 7 साल की उम्र में एक ह्यूमन बॉडी में 10 ट्रिलियन कोशिकाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती है, यानी बनती हैं और मरती रहती हैं। 10 ट्रिलियन, अब कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। 10 ट्रिलियन कोशिकाएं एक ह्यूमन लाइफ में आती हैं। तो आप सोच सकते हैं ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। थैंक यू।